2022 का चुनाव नज़दीक है, तो इसमें आप अपना विधायक किसको बनाना चाहते हैं सगड़ी से? अभी सगड़ी से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, इसलिए स्थिति बिल्कुल अभी दुविधा में है। जब तक राजनीतिक पार्टियां सपा बसपा भाजपा कैंडिडेट फाइनल नहीं कर देती हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसको अपना सबसे पसंदीदा नेता मानते हैं? देखिए, पसंदीदा और व्यक्तिगत मैं क्या इस पर टिप्पणी करूं, लेकिन यह है कि जो हो वो जो सर्व समाज के लिए काम करे और विकास के मुद्दे पे बात करे, विकास करे और नफ़रतों की राजनीति से दूर रहे, एक धर्म विशेष को लेकर न चले, सर्वधर्म के लोगों को सम्मान दे, सबका साथ सबका विकास कह देने से सिर्फ और सबका विश्वास कह देने से सिर्फ ये पूरा नहीं हो जाता है, उस पर अमल ज़मीनी स्तर पर उस पर काम होना चाहिए, जो कि इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में काम हुआ है। इस सरकार में मतलब कोई ऐसा काम हुआ है जिससे आप खुश हो? लॉ एंड ऑर्डर की अगर दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा इस पर काम हुआ है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट हो सकता था इसमें, क्योंकि जो रिश्वतखोरी इस सरकार में चरम सीमा पर चली है, चाहे तहसील स्तर से लेके थाने स्तर तक, ये इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पाई, जिसका कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता में इसका रोष व्याप्त है। भाजपा के तो लोग कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अपराधी जेल में है। अपराधी जेल में है तो फिर ये रोज़ वारदात कैसे हो रही है? जो रेप हो रहे हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, इसकी आप थाने से आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, चाहे ज़िला स्तर पे चाहे प्रदेश स्तर पे ग्राफ ऑलरेडी बढ़ा है। ग्राफ क्राइम का ग्राफ जो है वो ऑलरेडी बढ़ा है, घटा नहीं है कहीं से। जो सरकार ने जिन पर शिकंजा कसा है, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकंजा कसा है, जिसका आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। ग्राफ क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ कहीं से घटा नहीं है। आजमगढ़ में भाजपा कुछ कार्य की है अभी तक? 5 साल के दिन बीत गए। आजमगढ़ में ऐसे ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। शिलान्यास हुआ है विश्वविद्यालय का, लेकिन जब तक उस पर फाइनल अमली जामा न पहना दिया जाए, सिर्फ पत्थर लगने से तो उसको विकास नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी का काम बनता है, विश्वविद्यालय का काम होता है, तो एक प्रदेश के ज़िले के लिए एक अच्छा काम होगा। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी तो बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दुनिया जानती है, ये इसका शिलान्यास पिछली सरकार में हुआ था। आजकल तो गूगल का ज़माना है, गूगल सर्च करके लोग देख सकते हैं, सारे डाटा गूगल में अवेलेबल हैं। इसका 50% लैंड एक्वायर अखिलेश सरकार करके गई थी, 50% बाकी था। और ये जो इंडियन रोड कांग्रेस का जो मानक है, टेंडर आप तभी अलॉट कर सकते हैं जब तक आप किसी भी एक्सप्रेसवे या किसी भी रोड बनवाने का जो क्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, जब 50% लैंड सरकार एक्वायर कर लेती है तभी टेंडर अलॉट करती है। तो 50% ज़मीन और इसका जो पूरा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो पूरा ब्लूप्रिंट था वो अखिलेश सरकार ने तैयार करके गया था। उसके बाद सरकार 2017 में चली जाती है, भाजपा सरकार बनती है, तो चूँकि उसका बजट पास हो चुका था, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, 50% लैंड एक्वायर हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने उसको काम आगे बढ़ाया है और उसको कंप्लीट किया है। भाजपा सरकार मतलब रोजगार मतलब कुछ दी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, बिल्कुल रोज़गार के मामले में तो ये सरकार बिल्कुल फेल रही है। आए दिन जो छात्र का धरना प्रदर्शन ये दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और नेशनल टीवी के माध्यम से भी, जगह जगह छात्र और परीक्षार्थी और जो परीक्षाओं में जो घपलेबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये रोज़गार पे ही असर इसका हुआ है। भर्ती को इस सरकार ने रोक लगाई है और जितने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में 2017 में 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का, मेरे ख्याल से अभी मैं कल योगी जी का बयान पढ़ रहा था कि 5 लाख जो है इन्होंने रोज़गार दिया है। तो हाँ, आपने 2 करोड़ हर साल वादा किया था और आपने सिर्फ 5 साल में 5 लाख अगर रोज़गार दिया, तो ये आपने बिल्कुल जो है अपने मैनिफेस्टो पे आपने अमल नहीं किया। अब बात करते हैं सगड़ी विधानसभा की। जी। सगड़ी विधानसभा में जो बसपा की विधायक थी, अब वो भाजपा में आ चुकी हैं। जी। तो मतलब सगड़ी विधानसभा की विधायक ने अब तक कितने सगड़ी में विकास किए हैं, इस पर कुछ आप? नहीं, बिल्कुल, हम भी सगड़ी के निवासी हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, उनका कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता है।
और विकास अगर दिखाई देता तो विकास अगर होता, अगर सगड़ी के लिए काम करती तो जाहिर सी बात है दिखाई देता, क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, हम भी क्षेत्र घूमते हैं। हमें कोई ऐसा विकास, कोई ऐसे उपलब्धि नहीं दिखाई दी सगड़ी विधानसभा में कि जिसको कहा जाए कि हाँ विधायक जी ने काम किया है। हाँ, स्कूलों को उन्होंने पैसा दिया है अपने निधि से, और ये दुनिया जानती है। तो सिर्फ स्कूल को निधि देने से विकास नहीं होता है। विकास नाली, सड़क, खड़ंजा, जो दुनिया की, जो क्षेत्र की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ है। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? इरशाद खान। 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान ना करे, जातवादी ना करे। हमारे जीयनपुर में सभी कौम के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान, शर्मा जी, जायसवाल जी और तिवारी जी। हम लोग सभी लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, खाना पीना रहता है, और कभी इस तरह के हम लोगों में जात बिरादरी की बात नहीं होती। अगर कोई नेता इस तरह की बात करता है तो हम लोग उसको कभी भी मतलब मानते नहीं हैं, और हमेशा हम लोग अपना एक साथ खाना पीना, उठना बैठना या कहीं भी आना जाना रहता है, तो हम लोग एक साथ रहते हैं। और हम लोगों को वो सरकार चाहिए, किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो सरकार चाहिए कि हिंदू मुसलमान ना हो, सभी लोगों के साथ चले और सबको अपना एक गार्जियन की तरह सब समझे। और मुख्यमंत्री का मतलब यही होता है कि जो भी नागरिक यहाँ के हैं सब उनके अपने घर के हैं, अपने घर की तरह से, परिवार की तरह से देखना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप हिंदू कह दें, मुसलमान कह दें, आप जायसवाल हैं, आप यादव हैं, या आप ठाकुर हैं, या तिवारी जी हैं। जात बिरादरी नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों का साथ होना चाहिए, सभी लोगों को एक नज़रिए से देखना चाहिए। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को चाहता हूँ, कोई भी बने ऐसे ही मुख्यमंत्री बने। सगड़ी की बात करते हैं। सगड़ी में अब तक जो आपकी विधायक थी, वर्तमान विधायक है, अब तक उन्होंने सगड़ी में कितना विकास किया? अभी तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विकास की अगर बात कहिए तो मेरे सगड़ी में, आजमगढ़ ज़िले में जितने भी अखिलेश जी ने ही किया है और मुलायम सिंह ने ही किया है। अगर अखिलेश जी की अगर कोई निंदा करता है कि कोई नहीं किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग नमक खा के नमक हरामी कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, जिसकी भी नमक खाइए, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। और अखिलेश जी ही ने किए हैं, जो भी अखिलेश जी किए कहना चाहिए, और अखिलेश ही जी तो किए, और तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सर जैसे जो आपने कहा कि अखिलेश जी ने विकास किया, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं 2019 से, जब से अखिलेश आजमगढ़ से सांसद चुन के गए, अब तक आजमगढ़ में आए नहीं, आए भी है तो सिर्फ लोग कहते हैं कि किसी के शादी समारोह या तिरही में आए हैं। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो ठीक ही आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग किसी विकास के या किसी काम के लिए लोग आए हुए हैं। और अभी तक तो मैं नहीं देखा इन लोगों को। और जो भी हमारे इसके पहले विधायक जी थे, वो लोग भी अच्छे थे, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी विधायक यहाँ पे, मतलब अभी तो किसी का मतलब वो फाइनल नहीं हुआ है, जो भी अच्छा नेता रहेगा उसका हम लोग साथ देंगे। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई भी नेता ईमानदार आए, जात बिरादरी वाली बात ना करे। और बीजेपी ने तो हमेशा जात बिरादरी की बात की है। बीजेपी को तो मैं नसीहत देता हूँ कि उनको जात बिरादरी नहीं करनी चाहिए। आपके सब अपने हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म को, कोई भी कास्ट हो, सब आपके भाई हैं, आपके परिजन हैं, आपके घर के लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी इज्जत करना सीखें। और इनके मतलब नक्शे कदम पे जो कल्याण सिंह थे बीजेपी में, कल्याण सिंह ने इतना अच्छा काम किया, वो तो भी बीजेपी में थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी थे, वो भी तो बीजेपी में थे। लेकिन आज हम लोग सभी लोग उनका नाम लेते हैं, कल्याण जी जैसा कोई नेता नहीं हुआ, वो भी तो बीजेपी में थे। बीजेपी का नाम ले लोग बदनाम कर रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी के, और ये लोग अगर बीजेपी के हैं तो मैं तो समझता हूँ कि इनको सबके दिल में उतरना चाहिए और सबके लिए काम करना चाहिए। सब इनका भाई है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये शर्मा हैं, ये यादव हैं, ये ठाकुर हैं, ये तिवारी हैं। किसी एक पे नज़रिया ना, सबका सब उनकी फैमिली है, एक फैमिली के रूप में देखना चाहिए उनको। मतलब सर, जो बीजेपी का जो अभियान चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, हर महीने राशन हुआ, क्या इसका लाभ आप लोगों के समुदाय को नहीं मिलता है? देखिए, 5 किलो अगर अनाज मिल जाता है, हमारे ग्रामीण में जो मांगने वाले आते हैं उनको, मैं तो यही जानता हूँ कि हर घर में लोग कम से कम आते, तो एक महीने में जितना 5 किलो दे देते, उससे ज़्यादा तो दान कर देते होंगे।
और खाने की तो बात ही छोड़िए। उससे ज़्यादा लोग, और हमारे मतलब ग्रामीण में क्या है कि पैसा नहीं रहता है तो चावल दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, यही सब देते हैं। उससे ज़्यादा तो मतलब वो लोग दान कर देते हैं। तो उससे मिलने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उनको मिलना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, फ्री सेवा है और एक डिजिटल की तरह से मतलब स्कूलें देखे जाते हैं और एक बहुत बढ़िया स्कूल देखा जाता है। आज देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से होते हैं कि गरीब के लड़के नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाते हैं। वो केजरीवाल जी ने मतलब ऐसा काम किया है कि जो गरीब लड़के अपना गर्व महसूस करते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम का मतलब शिक्षा प्राप्त किया। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से मतलब होना चाहिए। हर प्राइमरी स्कूल एक VIP की तरह से होना चाहिए। हर गरीब लड़के जिसके पास मतलब पढ़ने के लिए इच्छा हो इंग्लिश मीडियम से कम वो एहसास उठा के कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल में पढ़े, वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सेम दिल्ली जैसे सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। बिजली फ्री हो गई, हर आदमी के पास पैसे नहीं हैं, आधा ये केजरीवाल जी ने मतलब उसको मतलब पास किया, माफ़ कर दिया और भी सारी चीज़ें उनको मतलब देखिए दिल्ली जैसा जो भी सुविधा है हमारे उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। और मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि कोई भी अगर विधायक आएगा जो सच्चाई और ईमानदारी वाला होगा, सबको साथ देने वाला होगा, किसी भी अगर बीजेपी भी होगी तो उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कैसे भरोसा करेंगे सर? भरोसा कैसे कर सकते हैं कि जो भी विधायक बनेगा ईमानदार होगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग अभी हमारे सामने आलम जी का नाम बहुत, उनसे तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इसी आजमगढ़ के ज़िले के रहने वाले फ़ोटो में देखता रहता हूँ, लेकिन उनकी ईमानदार का चर्चा बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं विधायक जी, जैसे कि मान लीजिए शंकर यादव जी भी बसपा के से मतलब आपकी पारी उम्मीदवार हैं, वो भी एक अच्छे नेता के रूप में हैं। और हमारे मान लीजिए एक रामप्यारे सिंह भी थे इसके पहले और अच्छे रूप में थे, बहुत अच्छे मतलब बढ़िया सभी लोगों के सबका साथ सबके विकास के लिए सबके लिए खड़े भी रहते थे। तो मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूं कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री जो भी हमारे विधायक हों अच्छे एक ईमानदार हों, सबको लेकर चलें, एक फैमिली की तरह से चलें। अगर बीजेपी भी रहेगी, अगर एक फैमिली की तरह से लेकर चलेगी, अगर योगी जी भी अगर मतलब ये इस तरह की मतलब बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो एकदम ज़मीनी स्तर से उठते, उनके साथ सबसे पहले मैं रहूँगा, योगी जी के साथ सबसे पहले मैं रहूँगा। आपने बात किया रामप्यारे सिंह की। रामप्यारे सिंह की बहू 2017 में यहाँ से विधायक चुनी गई हैं और फिर 2022 के चुनाव में भी भाजपा से दावेदारी कर रही हैं, तो क्या आप उनके साथ नहीं रहेंगे? मैं तो देखिए ये पहले भी आपसे कह चुका हूँ, कोई भी नेता जो हमारे सामने आएगा, सबका साथ सबका विकास कहने से मतलब होता नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज हमारे जीयनपुर सरजमी पे सभी लोग हैं, सभी कास्ट के लोग, हम लोग सबके साथ उठते बैठते हैं। अगर सबकी बात जो भी कोई भी करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो इसमें आप अपना सगड़ी से विधायक किसको बनाना चाहते हैं? अभी तो देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। जो भी प्रत्याशी आएगा बहुजन समाज पार्टी का जीतेगा। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? बहन जी बनेंगे। बड़े दावे के साथ कह रहे हैं सर आप। देखिए पूरे प्रदेश में जिस जो माहौल बना हुआ है, त्रिकोणीय चुनाव हो जाए सिर्फ, और त्रिकोणीय चुनाव हो जाए, हर सीट पर 40 से 1000 तक दलितों का वोट है। जो भी प्रत्याशी आ जाएगा 10-20 हज़ार वोट जोड़े जीत जाएगा। उधर तो सर भाजपा वाले दावा कर रहे हैं सर हम 300 350 प्लस जाएंगे। वो तो 400 दावा कर रहे हैं, अखिलेश 400 प्लस कह रहे हैं, वो 300 कह रहे हैं। तो कहने दीजिए, ये प्रोगंडा से थोड़ी चुनाव जीता जाता है। प्रोगंडा कर लें जितना करना हो। किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या होगी आप लोगों की मुद्दा? देखिए हमारा देश संविधान के हिसाब चलता है। अब बहन जी संविधान के कानून से कानून का राज चलाया था, उन्होंने कोई वादा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने प्रदेश की चलाया, आज शांति माहौल था, एक भी दंगा नहीं, जिस हिसाब से विकास किया उन्होंने, ऐसा मिसाल कोई पेश नहीं कर पाया कोई मुख्यमंत्री। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल। बहन जी के कोई ऐसे काम बता दीजिए जो सीधे जनता से जुड़े हों, जब वो मुख्यमंत्री थे तो। मैं बता दूं कि 70 साल देश का आज़ाद हुए तो हो गया, लेकिन दलित बस्तियों में कहीं कहीं एक ईंटा नहीं गया था, एक ईंटा तक नहीं लगा था सरकारी। लेकिन उन्होंने 10,000 अम्बेडकर गांव घोषित करके उनमें नाली, खड़ंजा, सीसी रोड, प्राइमरी विद्यालय से लेकर सुशोभित किया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन करके मुस्लिम समाज के हक की बात किया, और लोग अपना काम कराते हैं।
और इतना ही अरबी फारसी विश्वविद्यालय इसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भांजी ने बनवाया, विश्वविद्यालय का गठन किया भांजी ने। और सबसे पहले प्राइमरी के विद्यालय जिस तरह पाते थे लोग पाते थे, उसे मुस्लिम बच्चे भी वो स्कॉलरशिप पाने लग गए। और शासन व्यवस्था देखा उन्होंने, एक गुंडे प्रदेश के नहीं रहा, चाहे जेल में था चाहे गुंडे प्रदेश के बाहर रहे। भाजपा भी तो सर दावे करती है कि अभी भी अपराधी जेल के अंदर है। अगर सब अपराधी जेल में हो तो फिर वारदात कैसे होती? तो फर्जी बात कर रहे हैं। कैसे अजीत सिंह की हत्या हुई, एक बैकवर्ड का आदमी मारा गया, बाकी सारे लोग घूम रहे हैं। अभी ओवैसी पे हमला हुआ, ओवैसी पर हमला हुआ, कैसे अगर गुंडे जेल में रहते तो? ये तो फर्जी बात कर रहे हैं, बात कैसे थोड़ी चलेगा। सर जैसा आपने बात किया कि जैसे आप लोगों के समाज को मतलब नहीं मिले आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना सर आप लोगों के समाज को नहीं मिली थी? नहीं मिला, जो मिला है केंद्र सरकार की, एक केंद्र की सरकार की प्लानिंग है। बहन जी के तो कांसीराम 75 जिले में बनवाया, वो गरीबों को ही मिला। और इन्होंने भी बनवाया है, कोई नई चीज़ नहीं किया है, इन्होंने आवास दिया है। और जो अपने वादे के हिसाब से चल रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में भेजें। अगर 15 लाख खाते में भेज दिए तो हमको आवास की जरूरत पड़ती, हमको 2 करोड़ नौकरी दे दो तो हमको 5 किलो चावल की जरूरत पड़ती, गेहूँ की जरूरत पड़ती। अगर नौकरी मिली होती तो नौकरी देते तो फर्जी बात करके हमको 5 किलो गेहूँ पर भुलवा रहे हैं देश की जनता को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की है? रोजगार की ज़रूरत है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की ज़रूरत है। और इससे फ्लॉप रही है ये सरकार। केवल हिंदू मुस्लिम, चाइना, पाकिस्तान। अब क्या चल रहा है? चर्बी गर्मी की बात हो रही है। ये चुनाव ये स्तर पर गिर गई है भाजपा चाहे सपा कि चर्बी गर्मी की बात, चुनाव लड़ेंगे ये लोग, जीतेंगे। भांजी अब क्या भांजी इस बार बोलेंगे? साइलेंट हमारा वोट है, हर विधानसभा में 40,000 वोट है, जो प्रत्याशी आएगा अपना 10, 15 से 20,000 जोड़े विधायक हो जाएगा। अब सरकार बनेगी, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। भूषण साहब ठीक सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मंसूर अहमद है। 2022 का चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, नेता इधर से उधर जा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? सर देखिए, मुख्यमंत्री तो भाई जो भी मुख्यमंत्री बने अच्छा काम करे और अच्छी बात करे, लोगों का भला हो और सबकी बात करे और सबका काम करे, तब वो मुख्यमंत्री अच्छा कहलाएगा। जो है ये सगड़ी विधानसभा में आप अपना विधायक किसको बनाना चाह रहे हैं? सगड़ी विधानसभा में सर अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी जो तो कोई चेहरा उतारी नहीं है। जब चेहरा जिसका आएगा सामने, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, जो है अपना विधायक चुनेंगे। दावेदारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं ला रहे चेहरा, जो है किसको हम लोग सम्मान किया जाए। ये मतलब ये जो भाजपा का जो ये चला था, ये सब जो चल रहा है कार्यक्रम, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, अनाज हुआ, तो इन सबों का लाभ आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि? जी सर, कुछ तो काम भाजपा ने भी अच्छा किया है, जो कि सरकारी आवास दिया है और जो तो जितना लाभ सरकारी दिया है, कुछ काम तो अच्छा किया है। लेकिन जो रोजगार वाला मामला है वो मामला गड़बड़ है। बाकी तो सब ठीक है, कुछ काम अच्छा भी है तो कुछ विरोध भी है, दोनों बात है। आवास ठीक है। आवास का जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना थी, ये अच्छी योजना थी, लेकिन इसका धरातल पे इम्प्लीमेंट सरकार नहीं करा पाई। योजना तो इन्होंने बहुत अच्छी निकाला कि सभी को आवास मिलेगा, लेकिन योजना, हर योजना की एक ऑडिट होती है कि वो धरातल पे किस स्तर पर काम कर रही है। जितनी कालाबाजारी प्रधानमंत्री आवास में हुई है, मैं समझता हूँ कि उतनी कालाबाजारी किसी सरकारी योजना में नहीं हुई है। खुलेआम रेट था, 50,000 रुपया दीजिए तो 2 लाख रुपया आपका पास होता था, खुला चला है ये। तो इस तरह की योजना बना के आप ये कहना कि हमने काम किया है, काम तो वो दिखा, लेकिन कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिला। तो मैं समझता हूँ कि योजना बनाने से पहले योजना को धरातल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर सख्ती कैसे रखना है, चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ कौन से चेक पॉइंट्स हैं, उस पर काम करना चाहिए। अधिकारियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अधिकारी तो उन्होंने लूट के पूरा खा गए। तो ये योजना पूरी तरह से सरकार के विरोध में गई है जी। सरकार की बहुत सारी योजना थे, तो मतलब कौन सी योजना का आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिला? देखिए, हम फॉरवर्ड लॉबी से आते हैं और इस सरकार में फॉरवर्ड लॉबी के लिए कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? हम लोग अपना दर्द किसे बताएं?
हम हर योजना से बाहर हैं ना। हम गेहूं ले सकते हैं, ठीक है ना, हमें कोई ऐसी सुविधा सरकार से मिली है। तो हमारे लिए तो इस सरकार ने कि कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जो हमारे लिए कामगर साबित हो। तो ऐसी कोई योजना नहीं है। कौन सी सरकार बनेगी सर कि जिससे आपको डायरेक्ट फायदा हो? ऐसी कोई तो अब सरकार होगी। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले भी सरकारें रही हैं। सरकार वो हो कि जो, देखिए सबसे पहले इस वक्त देश का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूरियां बहुत बढ़ी हैं, हिंदू मुसलमान के जो डिफरेंसेस हो गए हैं ये बहुत से। सबसे पहले इस गैप को फिल करना पड़ेगा। जो गैप हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कुछ ऐसे वक्ता हैं जो ब्लंड बात करते हैं, ब्लंड बोलते हैं, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो जो गैप है हिंदू और मुसलमान के बीच, जो एक बड़ी खाई हो गई है, उस गैप को फिल करना पड़ेगा। गैप को फिल कर देंगे, सरकार जो अच्छे से चलाएगा। जो सब मोदी जी ने 2019 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने उसमें जोड़ा था। लेकिन विश्वास की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है। आपने 2019 में विश्वास जोड़ा था उसमें, और अभी 2022 के चुनाव में 403 सीटों में से एक भी मुसलमान को सीट नहीं मिली। क्या 403 विधानसभा में कोई एक ऐसा मुसलमान नेता नहीं है जो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ सके? आप खुद सोचिए, आप 403 विधानसभा में 2 मुसलमान को देते, उसके बाद कहते कि मैंने 2 मुसलमान को टिकट दिया। एक टिकट मिला है रामपुर से, वो भी अनुप्रिया पटेल जी ने अपना दल से दिया है। बीजेपी ने कमल के फूल के सिंबल से एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। तो विश्वास तो यहीं टूट गया। यानी आपने कैसे कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ भी यहाँ पे आपने छोड़ दिया और विश्वास भी तोड़ दिया आपने। तो मेरे कहे ये एक फर्जी नारा था, इसका धरातल पे कोई मतलब नहीं।